वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। आज है नवंबर 24 एंड वी विल सी टुडेस करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के एनालिसिस में, सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। कोरोना पे भी बात करेंगे और बाकी कई इंटरनेशनल रिलेशंस पे है। अमेरिका में जो नए चेंजेस हुए हैं वो है, नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं जो इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनके द्वारा। सो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया के ऊपर, जो नए सिक्योरिटी एडवाइज़र, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अपॉइंट किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे केरला के जो नया लॉ है उसके बारे में, और भी कई सारे टॉपिक है। तो बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। ओके, और जो नए साथी चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि रेगुलर अपडेट टाइमली मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दैट्स रिगार्डिंग द वैक्सीन। इसके बारे में हमने लास्ट 2 दिनों में भी बात किया था। मैंने आपको बताया था कि 2 कंपनीज हैं, मॉडर्ना और फाइज़र, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और 90 से 95% इफेक्टिव है। उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी मैंने बताया था कल, और आपको मेंस का क्वेश्चन भी दिया था इस पर लिखने के लिए, क्योंकि ये जो कोरोना वैक्सीन है ये लगातार न्यूज़ में अब रहेगी, और इससे रिलेटेड अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको मेंस का एक क्वेश्चन दिया था ताकि सारे जो चैलेंजेस हैं और जो 360 डिग्री एनालिसिस बेसिकली आप उसको कर ले। आई होप कि वो आंसर्स आपने लिखे होंगे। आज क्या अपडेट है? आज अपडेट है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन है ये काम कर रहे हैं साथ में किसके, जो इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने ये कहा है कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो 70% इफेक्टिव है। 2 अलग अलग प्रोजेक्शन दिए हैं। प्रोजेक्शन ये है कि अगर 2 फुल डोज देते हैं तो वो 62% एफिशिएंसी है, और एक शुरू में जो पहला डोज है वो आधा दवाई देते हैं और फिर उसके बाद पूरी दवाई देते हैं, तो वो काफ़ी उसमें हाई है, 90% तक की उसकी एफिशिएंसी है। सो दिस इज़ द न्यूज़, अगेन दिस इज़ द बिग न्यूज़। और इनके साथ ही जो हमारी भारत की जो कंपनीज थी वो काम कर रहे थे। सो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की, एस्ट्राजेनेका की अगर सक्सेसफुल हो गई है तो इंडिया भी आने वाले समय में 2-3 महीनों के अंदर इंडिया में ये वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएंगे। जो आज का एनालिसिस है उसमें ये भी है, ये भी मैंने बात किया है कि किस तरीके से इंडिया में वैक्सीन आने जा रही है, क्या उसके कॉस्ट रहेंगे और क्या क्या उसके प्रभाव रहेंगे, ये सब हम बात करेंगे आगे। बट फिलहाल आपके लिए फैक्ट्स के रूप में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वो भी रेडी हो चुकी है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बाकी जो कंपनीज थी, मॉडर्ना और फाइज़र, उन्होंने जो 90 to 95% क्लेम किया था उसके कंपैरिजन में 70% और 60% ऑब्वियसली कम है ये। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि जो बाकी जो कंपनीज हैं, फाइज़र की जो वैक्सीन है उसके लिए -70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो क्रायोजेनिक स्टेज में एक तरीके से उसको स्टोर करना पड़ेगा। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो भारत के लिए वो वैक्सीन तो हम लोग समझ लें कि वो पॉसिबल नहीं है। हमें वैक्सीन वैसी चाहिए जो रूम टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटर जो टेम्परेचर है वहाँ तक मेंटेन हो सके। सो उसके बारे में भी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? ये है केरला का जो कानून, जो मैंने कल आपसे बात किया था कि केरला जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया है, और ऑर्डिनेंस के थ्रू सेक्शन 118A पुलिस एक्ट जो है, केरला पुलिस एक्ट 2011, उसमें लाया गया है, जिससे कि डिफेमेटरी अगर आप कोई कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे या कोई अन्य कम्युनिकेशन चैनल पे, तो उसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, और उसमें 3 साल की सज़ा थी। नाउ अब ये इसमें न्यूज़ है, जो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये कानून जो अपोजिशन है और कई जो लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 का वो उल्लंघन है। तो केरला गवर्नमेंट ने अब ये निर्णय लिया है कि इस बिल को या इस एक्ट को ये पार्लियामेंट में, ये उनकी स्टेट असेंबली में लेके जाएंगे और वहाँ पे डिस्कशन करेंगे पहले, उसके बाद इसको लागू करेंगे। हालांकि ये ऑर्डिनेंस जो है ये पास कर दिया गया था, ये मैंने आपको बताया था। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि कोई भी अगर जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, उनका मकसद ही यही है कि कोई भी कानून जब पास हो, बिल पास हो, तो जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं
उनके द्वारा उसमें डिस्कशन हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स वो पूरे रखे जाए एंड तभी वो एक्ट बनना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नर की कौन सी पावर है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जो ये डिफाइन करता है कि गवर्नर जो है किसी भी क्रिमिनल, कोई भी एक्यूज है, क्रिमिनल है जिसको सज़ा हो गई है, उसको माफ़ी दे सके, रेमिशन कर सके उसके सेंटेंस का। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था और कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर भी किया था, सही आंसर किया था। सो ये मैंने आपको हाईलाइट किया था। अगेन इसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 161 ये इसमें आया भी है। सो ये याद रहे कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लॉजिकल है और जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई आप न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो ये ज़रूरी है कि 360 डिग्री उसका एनालिसिस हो जाए। और यही आप देख रहे हैं कि आज के पेपर में जो मैंने हाईलाइट किया है उसी आर्टिकल को और हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। गवर्नर माफ़ी दे देंगे लेकिन कहाँ से ये पावर आती है उनके पास में? भारत का संविधान देता है, प्रेसिडेंट को और गवर्नर दोनों को। ठीक है, सो ओके, सो दिस आर द 3 न्यूज़। अब क्या इंपॉर्टेंट है? अब ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन और चाइना पॉलिसी से रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ ये कि जो भूटान है, भूटान में डोकलाम, आपको याद होगा डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2017 में भारत और चाइना के बीच में। बेसिकली वो एक एरिया था, ट्राई जंक्शन का एरिया। अगर आप ये मैप देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि एक ट्राई जंक्शन एरिया है जहाँ पे कि भारत, चाइना और भूटान तीनों की सीमाएं ऑलमोस्ट क्रॉस करती हैं। तो वहाँ पे ये न्यूज़ आई है कि डोकलाम जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2017 में, उसके थोड़े पास में ही चाइना ने एक गांव बसा लिया है और ये गांव क्लेम किया जा रहा है कि भूटान की टेरिटरी में है। चूँकि यहाँ पे काफ़ी पोरस बॉर्डर है तो यहाँ पे ये आइडिया नहीं लगता है कि कौन सा भूटान का पार्ट है, कौन से चाइना का, ऐसा चाइना का कहना है। तो चाइना ने उसका फ़ायदा उठाते हुए भूटान के अंदर एक गांव बसा लिया है जिसमें कि बाकी गांव से लोगों को लाके वहाँ पे बसा भी दिया है। और इस गांव में घर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस चौकी है, ये सब बना लिया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि चाइना की लगातार इस तरीके की पॉलिसी हो रही है अपने एरियाज़ को बढ़ाने की, जो 18 सेंचुरीज में, 19 सेंचुरी, 17 सेंचुरी में रही थी। कि बाकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी बेसिकली जिस तरीके से ब्रिटेन ने और बाकी जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, उपनिवेशवाद या कॉलोनियल जो रूल था, उसी तर्ज पे चाइना एक्सपेंशन पॉलिसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको कुछ दिन पहले ही इसके खिलाफ बात भी की थी कि जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, ये 18 सेंचुरी की पॉलिसी आज के 21st सेंचुरी में नहीं चल पाएगी। सो दिस इज़ अगेन अ बिग न्यूज़। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से भी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से चाइना पॉलिसी है, लद्दाख में हमें मालूम है कि ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, एंड नाउ भूटान में चाइना इस तरीके का कर रहा है। सो नाउ दिस वी विल हैव टू कीप एन आई ऑन दिस। हमें इस पर नज़र रखनी होगी कि इसमें क्या अपडेट होता है। हालांकि भूटान ने डिनाई किया अभी तक कि भूटान का में कि नहीं है या उनको ऐसी नॉलेज नहीं है। ओके, नाउ विल टेक अप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल, जो एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स हैं आज के। तो जो पहला है वो है अगेन जो केरला का ऑर्डिनेंस है नया, सेक्शन 118A, उसके बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो लॉ के खिलाफ है, तो आज उसी पे आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल ये कहता है कि जो केरला सीएम है, केरला के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसको रोक दिया है। फ़िलहाल इस कानून को लागू नहीं होगा और असेंबली में उस पर डिस्कशन होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो 66A है आईटी एक्ट का, 2015 का केस था, ये केस याद रहे, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल एक यंग लड़की थी जिन्होंने चैलेंज किया था, उनके खिलाफ केस हुआ था, तब इस केस को चैलेंज किया था, इस सेक्शन को चैलेंज किया था 66A को। और ये सेक्शन यही करता था कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई भी ऑफेंसिव या डिफेमेटरी अगर आप कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया कहीं पे भी, तो आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। सो इसी को चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया गया था कि ये बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कौन सा कंटेंट ऑफेंडेबल है या डिफेमेटरी है। तो इसका मिसयूज़ हो सकता है इस एक्ट का, गवर्नमेंट्स और पुलिस इसका मिसयूज़ कर सकती है। तो 66A को ख़त्म कर दिया गया था। सो अगेन दिस आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि कोई भी, और डिफेमेशन का, इनका ये कहना है कि डिफेमेशन का ऑलरेडी सेक्शन है और उस सेक्शन के तहत जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक्शन ले सकती है।
और इनका ये भी कहना है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन के जो कानून बनाया गया है आईपीसी में, उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऐसे लॉ बनाना, क्योंकि ऐसे लॉ बना के आईपीसी और सीआरपीसी को हम लोग बाईपास कर देंगी स्टेट गवर्नमेंट्स। और आईपीसी और सीआरपीसी जो है एक जो सेंट्रल लॉ है एक तरीके का, उनको अगर चेंजेस करने हैं देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली पार्लियामेंट से के कंसिडरेशन के बाद हो, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बाद हो। सो जो राइटर है उनका ये कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके के लॉ हो जो कि आईपीसी और सीआरपीसी को अफेक्ट करता है, उनके प्रोविजंस को दैट शुड बी अलाउड। और फिर उनका ये कहना है कि ऑलरेडी जो आईपीसी है उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। फॉर स्टॉकिंग का सेक्शन है, सेक्शन 354, हैरेसमेंट का सेक्शन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के कानून बने हुए हैं। तो उनका यूज़ करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, rather देन कमिंग अप विद न्यू लॉ जो कि आईपीसी सीआरपीसी को अफेक्ट करे, जिसके लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़े। ओके, नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, डायरेक्टली अपने एग्जाम से अगर आप है तो उससे कनेक्टेड नहीं है, बट देन ऑल्सो फॉर नॉलेज पर्पस इसमें ये है, ये आप इसमें क्योंकि साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से है, वहाँ पे हुआ ये है कि 2021 में 2021 में तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शंस होने जाने हैं विधानसभा के। तो वहाँ पे AIADM की जो पार्टी है, जो अभी जो करंटली जो पावर में है, जो जयललिता की जो पार्टी थी, उनका कोलिजन हुआ है बीजेपी के साथ में। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ये एक कोलिजन बना है और दूसरा कोलिजन DMK और कांग्रेस इत्यादि का है, ये एक उसके अपोजिशन में बने हुए हैं। और फिर राइटर ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन 2019 में हुआ था, उसमें से 39 में से 38 सीटें वो DMK की जो पार्टी, DMK और कांग्रेस ने मिलकर जीता था, और सिर्फ एक सीट जो रूलिंग पार्टी है वो जीत पाए हैं। और अभी जो असेंबली लोकल इलेक्शन हुए थे, लोकल, उसमें भी जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि DMK एंड कांग्रेस, उनको फ़ायदा मिला है एज़ कम्पेयर टू AIADMK जो पार्टीज़ हैं। नाउ ये इम्पोर्टेंट ये है कि राइटर इसमें ये कह रहे हैं कि AIADMK का फिर क्या फ़ायदा है बीजेपी के साथ जुड़ने से, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं। तो देन वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनके अपील से AIADMK ये उम्मीद कर रही है कि कुछ उसको सीट्स का फ़ायदा होगा, क्योंकि एनीवे दे आर लूजिंग। 39 में से 38 सीट हार चुके हैं वो पिछले इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, तो वो ऑलरेडी हार रहे हैं। तो अगर उनको कुछ फ़ायदा मिल जाए तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वहाँ पे अगर बीजेपी के कारण अगर रजनीकांत जो एक्टर है उनकी वो सपोर्ट कर देते हैं इस कोलिजन को, तो भी कुछ बेहतर करने की स्थिति में होगी AIADMK। सो ये एक बेसिकली इससे रिलेटेड है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने ये कवर कर लिया, हालांकि पॉलिटिक्स का है, बट देन ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से द्रविडियन मूवमेंट पे बेस्ड है और कैसे वो एक अलग टाइप का वहाँ पे एजेंडा या पॉलिटिकल डिस्कोर्स चलता है। तो ये आपको ध्यान रहे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल पार्टी है, जो करंट रूलिंग पार्टी है, उनका प्रेजेंस, ये जो राइटर है, राइटर भी इस बात को मान रहे हैं, उनका अगर प्रेजेंस रहता है वहाँ पे, तो कोविड के बाद में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या बाकी जो इश्यूज़ हैं कोरोना से रिलेटेड या इकोनॉमिक जो अभी इश्यूज़ हुए हैं, उनको टैकल करने में आसानी होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं फिलहाल 2-3-4 दिनों के न्यूज़ में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको आप तमिलनाडु में उनका काफ़ी प्रेजेंस आपने देखा होगा। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट इन एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी रहे हैं UPSC या अदर एग्जाम्स में कि साउथ इंडिया में किस तरीके का है और क्यों जो मेन पार्टीज़ हैं वहाँ पे इनरोड्स नहीं बना पा रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आगे पढ़े, हिस्ट्री पढ़े या बाकी पढ़े, तो इस पर्सपेक्टिव से पढ़े कि सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नेशनल पार्टीज़ की वहाँ पे नहीं है और लोकल रीजनल पार्टीज़ रूल कर रही है आज की भी डेट में। तो आपका चाहे ऑप्शनल्स पॉलिटिकल साइंस हो, पबेड हो, सोशियोलॉजी हो, तो इससे आप क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं कि हालांकि सेंटर में सिंगल पार्टी रूल है और सेंट्रल मेन पार्टी का रूल है, बट साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु में जो रीजनल पार्टीज़ हैं अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा क्यों? तो इसका आप आंसर ढूंढिएगा, हिस्ट्री की किताबों में आपको मिलेगा। या जो मूवमेंट्स हैं 1950s में जो मूवमेंट्स रहे, अलग राज्य बनाना या भाषा के आधार पे, तो वो सब में आपको आंसर मिलेगा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में। ओके, नाउ दिस इज़ अनदर आर्टिकल, दिस इज़ रिलेटेड टू कोरोना। कोरोना के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको मेजर जो पॉइंट्स है वो बताएं। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो हो चुका है पास्ट में, कि किस तरीके से जो डेथ्स हैं वो कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा रहे कोरोना की वजह से।
तो इनका जो कारण जो ये बता रहे हैं इतने बड़े आर्टिकल में, बेसिकली वो बता रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अलग अलग स्टेट्स का जो खर्चा है पब्लिक हेल्थ पे वो अलग अलग है। और जो अच्छा जिन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रखा है तो वहाँ पे डेथ्स कम रही हैं, और दूसरा जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर है वहाँ पे डेथ्स कम रही हैं। ये कुल मिला के इसका कंक्लूजन है इस आर्टिकल का। ओके, नाउ दिस इज अनदर वन, बैंकिंग हेल्थ एंड द के कर्व डायनेमिक्स। सो ये इकोनॉमी है और इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल है, हैवी आर्टिकल है, बट इसको थोड़ा समराइज मैं करता हूँ। बेसिकली जो राइटर हैं ये कह रहे हैं ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड। मैंने 2 दिन पहले बताया भी था कि लक्ष्मी विलास बैंक एक तरीके से बैंकरप्ट हो गया, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्ट है, और तमिलनाडु से ये बैंक है। और आरबीआई ने इस पे मॉरेटोरियम लगा दिया था कि जो मैक्सिमम 25,000 रुपये एक महीने में जो डिपॉजिटर निकाल सकते हैं। तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक्स की ऐसी हालत क्यों हो रही है। सो बेसिकली एक पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पैरामीटर देखना चाहिए वो पैरामीटर है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, P/VV रेशियो। तो ये याद रहे, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और ये बताता है कि कितना कैपिटल है बैंक के पास में और कितना प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। तो बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं, और इसको लेके, इस पर्टिकुलर पैरामीटर को लेके ये बाकी अपने जो आर्गूमेंट्स है दैट ही इज़ पुटिंग। तो ये बता रहे हैं कि जो P/VV जो पैरामीटर है जो बेसिकली वो बनाता है एक के टाइप का एक कर्व बनाता है, और जितना ही कर्व वाइडन होता है, मतलब के जो 2 डंडे हैं अगर आप ये देखें तो जितना ज़्यादा वाइड होते जाते हैं वो ये बताता है कि वो कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है दोनों चीज़ों में। और उसी को लेके फिर इन्होंने बाकी अलग अलग बैंक्स के ये जो P/VV रेशियो है उसको पिकअप किया है, और P/VV रेशियो बता रहे हैं कि कई बैंक्स का काफ़ी हाई रहता है, सो दे आर बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स, और P/VV रेशियो जिन बैंक्स का कम है, माइनस में है, एंड देन दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके के आगे फ्यूचर्स में इस रेशियो को यूज़ करके हम लोग जो हेल्थ है पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक उनको हम चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, तो जिनका इकोनॉमिक ऑप्शनल है तो दे कैन गो इनटू द डीप, और जो जनरल स्टडीज़ के हिसाब से देख रहे हैं तो बस इतना याद रहे कि P/VV रेशियो होता है, के कर्व होता है, और वो जितना ज़्यादा वाइडन होगा वो होगा। तो कहीं अगर आता है तो यू कैन आंसर इट। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर इज़ रिलेटेड टू, ये राइटर हैं, इन राइटर्स ने लिखा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके ऊपर RCEP। ये मैंने बताया 2 दिन पहले कि RCEP से कैसे जो इंडिया है उसने बैकआउट कर लिया है, उसको साइन नहीं किया है, और टोटल 15 कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग 10 एशियन कंट्रीज़ है उन्होंने इस पर्टिकुलर डील को साइन किया है। तो ये राइटर बेसिकली इनका ये कहना है कि जो RCEP है ये मोस्टली एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, जापान है, तो मोस्टली इसमें एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उनको मिरर करता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप शुरू की थी। तो 21st सेंचुरी में एक ये बहुत बड़ा स्टेप है इस तरीके का डील का। एंड देन उन्होंने अलग अलग अपने पॉइंट्स दिए हैं कि क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं और कैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बट हमें ये मालूम है कि इंडिया ने इसे बैकआउट किया, और इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना बताया था कि जो पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स कंट्री को नहीं मिला है, और कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर RCE पे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसमें जो कंट्रीज़ है, चाइना हो चाहे वियतनाम एटसेट्रा, उनसे ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, एंड इंडिया इज़ नॉट सीइंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस RCEP एट द करंट डील जो अभी डील हुई है। ओके, RCEP एक इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रहे, इसको मैंने काफ़ी कुछ कवर भी किया है, तो जो भी आप नोट्स बनाए तो उसमें अपडेट आप करते रहिए कि RCEP। नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर, वो गए हैं ट्रिप पे। कहाँ पे ट्रिप पे गए हैं? ये गए हैं बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात्स और सेचल्स, ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे गए हैं। तो बहरीन में न्यूज़ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी हाल में ही डेथ हुई थी, तो वहाँ पे वो उसको कॉन्डोलेंस करेंगे, और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स, वहाँ पे भी जो उनके काउंटर पार्ट है उनसे मिलेंगे, और कोरोना के टर्म्स में जो रिकवरी है और बाकी जो विषय है उन पे वार्ता होगी।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस वो स्ट्रॉन्ग करते रहने चाहिए। और ख़ासकर ये बहरीन, यूएई, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो मुस्लिम डोमिनेटेड, तो वहाँ पे पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इनसे अच्छा रिलेशन हमारा बने रहे। और साथ ही साथ ऑयल बेस्ड कंट्रीज़ हैं और हमारे काफ़ी लोग वहाँ पे काम करते हैं इन कंट्रीज़ में, बहरीन, यूएई एक्सेट्रा में। तो अच्छे रिलेशंस हमारे बने रहे, इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट हेड्स हैं या गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स, वो रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। तो ये ध्यान रहे आपको। ओके, नाउ ये जो कंट्री है, अच्छा, बहरीन को और यूएई को आप मैप में ढूंढिएगा और दोनों की कैपिटल, बहरीन की कैपिटल आप ज़रूर लिखिएगा, और यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में कौन कौन से अमीरात से आप वो उसको आंसर करिएगा। उसमें कौन कौन से अलग अलग अमीरात्स मिला के यूनाइटेड अरब अमीरात्स बना, तो वो आप आंसर करिएगा और बहरीन की कैपिटल आप बताइए। नाउ ये जो कंट्री है, ये आप बताइए सेचल से कौन से, ये एक आइलैंड टाइप का है, तो ये कौन से उसमें आता है, ओशियन में आता है, तो आप ये लिखिएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्री है, यहाँ पे अभी जो लीडरशिप है वो चेंज हुआ है। तो वहाँ पे लीडर बने हैं वेवल राम कलावन। सो ये इंडियन ओरिजिन के हैं राम कलावन, और उनसे जो मिलेंगे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स भी है। तो एक आइलैंड कंट्री है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, किस ओशियन में है आप वो मुझे आंसर देंगे, और इनकी जो कैपिटल्स है और कौन कौन से अमीरात्स मिला के बना है, दैट यू विल आंसर मी। और मैप में भी इन कंट्री, तीनों कंट्रीज़ को आप ढूंढिए कि कहाँ पे हैं ये लोग, कंट्रीज़ कहाँ हैं। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तरुण गोगोई जी थे, ये आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा अपने न्यूज़ ने। तरुण गोगोई जो है, इनका देहांत हो गया, और जोरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी से 2016 में इलेक्शन जीते हैं और कई बार भी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एक बहुत बड़ा एरा है, एक का उसका एक एंड हुआ, और सीएम रहे हैं ये 15 साल तक लगातार। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़, उनके बारे में और आप पढ़ सकते हैं, और ख़ासकर जो नॉर्थ ईस्ट से हैं तो उसको अच्छे से इसको और तैयार कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। ना, मैंने इसके बारे में बात किया था, शुरू में आपको ब्रीफ किया था। दिस इज़ अ बिग न्यूज़। ये है कि यूएस में जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने सेलेक्ट किया है एंटोनी ब्लिंकन, इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेलेक्ट किया है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, और जो एक तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उनका रोल रहता है, बट विथ फर्दर पावर्स। तो एंटनी ब्लिंकन, ये इनको अपॉइंट किया गया है, और हम देखेंगे काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन इनके साथ हमारा रहेगा। और पास्ट में भी इन्होंने काम किया हुआ है, पास्ट में इन्होंने काम किया हुआ है, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी काम किया है, और जो बाइडेन के साथ में भी काम किया है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इम्पैक्ट करने जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया का रिलेशन होने जा रहा है इनके साथ में। नाउ क्या क्या अभी है, मतलब कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स है। कॉमन पॉइंट्स ये है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा है, जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि WHO को वो ज्वाइन करेंगे सबसे पहले। 20 जनवरी को उनको पावर मिल जाएगी, तो WHO ज्वाइन करेंगे। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील ओबामा ने किया था उसको ज्वाइन करेंगे, और एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है न्यूक्लियर आर्म्स को रोकने के लिए फर्दर रशिया के साथ में, उसको फिर वो शुरू करेंगे दोबारा। तो ये उन्होंने अपने उस पर रखा है, एक्शन जो उनका एजेंडा है उस पर रखा है, फॉरेन एजेंडा में। ना इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पहले जॉन कैरी, उनको अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट चेंज के लिए। सो ये जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर जो बाइडेन की, ये क्लाइमेट चेंज जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, उसको सीरियस लेने वाला है। मैंने कल आपसे पूछा भी था कि ये क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जो मैंने आपसे पूछा था कि जो 2015 का ये जो एग्रीमेंट था, ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, उसके क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे। तो आपने अगर नहीं लिखा तो उसको ज़रूर आंसर करिए, उसको पढ़िए, एंड देन मेजर क्या क्या उसमें कमिटमेंट्स थे, या क्या मेजर उसके टारगेट्स थे कि कितना कम करना है इंडिया के लिए, खासकर क्या एक रोड मैप उसमें था। क्योंकि ये अगेन फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो बाइडेन जो है इसको टेकअप करेंगे, और पहले दिन ही इसको दोबारा इसको साइनेटरीज का बनेंगे। तो आप इसको जरूर पढ़िए और आंसर जरूर लिखिए कमेंट्स में इसका। पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में। ओके, और उसी तरीके से ये याद रखिए, जो बाइडेन ने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सुलिवन, उनको अपॉइंट किया हुआ है,
और पास्ट में ये जो रहे हैं ये लोग रहे हैं पहले इंडिया के साथ, इन्होंने इंगेज रहे हैं और कई चीज़ों पे है। तो भारत और जो अमेरिका है, जो नई गवर्नेंस है, उसमें कई कॉमन पॉइंट्स है। एक चाइना है, चाइना के को टैकल करने के लिए भारत के साथ काम करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज के भारत पे काम करना चाहते हैं और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए भारत के साथ वो हैं। बट कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे उन्होंने नेगेटिव बात की थी जो 370 है और जो CA एक्ट था उसके बारे में। सो उनका बेसिकली ये कहना था कि जो फ्रीडम है उसको भी ध्यान रखा जाए। तो ये एक इशू रहेगा, लेकिन बाकी सारे जो है वो भारत के फेवर में पॉइंट्स होने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होगा। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया अपडेट ये है कि सऊदी अरेबिया के जो हेड है और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों की मीटिंग हुई है। हालांकि इसको डिनाई किया है सऊदी ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं, जो जनवरी तक रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल की डील कराई है पिछले 1 साल के अंदर, और उस डील के तहत जो उनके रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करा दिया है। UAE और बहरीन के साथ में डील हुआ है, और सूडान जो है उसके साथ इन प्रिंसिपल डील हुआ है कि जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल होंगे। तो हमने इस चैनल पे काफ़ी बात किया है कि किस तरीके से इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ स्ट्रेंड थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि पैलेस्टाइन जो है, पैलेस्टाइन का एरिया इजराइल ने ले रखा है और पैलेस्टाइन एक अलग कंट्री बननी चाहिए, और इजराइल ने उस पर कब्जा कर रखा है। सो बेसिकली इस चीज़ को लेके ये था, और उससे पहले भी हिस्टोरिकल रीजन्स थे कि जिस तरीके से लड़ाई हुई थी, इजिप्ट 6 डे लड़ाई वगैरह वगैरह। बट आज की डेट में मेजर डिमांड ये है कि पैलेस्टाइन के साथ इजराइल बातचीत करे और उसको एक अलग स्टेट उसका बनाए। तो इसको लेके मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं और इजराइल के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी काम किया इस पर, और UAE और बहरीन के साथ में इन रिटर्न अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं। और सऊदी अरेबिया के साथ कोशिश ये रहेगी ट्रंप की कि जाते जाते सऊदी अरेबिया के साथ भी ऐसा कोई डील हो जाए जिससे कि रिलेशन नॉर्मल हो जाए। नाउ ये कंट्रीज़ क्यों करना चाहता है? सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा कंट्री है उस एरिया का, गल्फ़ एरिया का, मुस्लिम वर्ल्ड का, और ऑयल का कंट्रीज़ हैं, और बहुत बड़ा जो है बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है US से। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ईरान के डर से, ईरान के वजह से सऊदी अरेबिया जो इजराइल के क्लोज जाना चाहता है, क्योंकि इजराइल जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है मिलिट्री के टर्म्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। तो सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशंस रहे, जिससे कि ईरान जो है वो अटैक ना कर पाए या ईरान से खतरा ना रहे। तो ईरान के साथ क्यों है? ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, तो क्यों दिक्कत है? दिक्कत इसलिए है कि जो सऊदी अरेबिया है मोस्टली शिया सुन्नी बेस्ड है, और ईरान जो है वो शिया बाहुल्य है। तो इस वजह से ये अपने जो ईरान है उसको एज ए दुश्मन वो देखते हैं। बेसिक ये रिलीजियस बैकग्राउंड ये है। लेकिन ईरान के बाकी भी काम ऐसे रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और बाकी जो सुन्नी डोमिनेटेड जो कंट्रीज़ है मुस्लिम वर्ल्ड की, वो थोड़ा सा ईरान से प्रॉब्लम रहती है उनके। और ईरान न्यूक्लियर एक तरीके से अनऑफिशियल न्यूक्लियर उनके पास वेपन्स भी हैं। तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि इजराइल का सपोर्ट उसके पास रहे, जिससे कि वो गल्फ़ वर्ल्ड में उस एरियाज़ में सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सके। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो बाइडेन है उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी जो ओबामा के टाइम पे हुई थी और ट्रंप ने उससे बैकआउट कर लिया था, उसको दोबारा वो शुरू करेंगे। तो सऊदी अरेबिया इसीलिए एप्रीहेंसिव है और इजराइल के से अच्छी डील करना चाहता है। हाँ, हालांकि सऊदी अरेबिया ओपनली इसको डिनाई करता है, ओपनली इसको डिनाई किया है, क्योंकि उसको ये भी डर है कि अगर वो पैलेस्टाइन का मामला बिना सेटल हुए इजराइल के साथ दोस्ती कर लेंगे तो जो बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनको अपोज कर सकते हैं। ओके, सो ये इंटरनेशनल रिलेशन मैंने आपको ये समझा दिया। नाउ एक ये चाइना से न्यूज़ है। चाइना ने चैंग 5 एक प्रोब इसको भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं मून पे, और उसका टारगेट ये है कि वहाँ से जो लूनर रॉक्स हैं उसको लाने के लिए। और इससे पहले 2 कंट्री ये कर चुकी है, मिशन भेज के मून से रॉक्स या मिट्टी वगैरह उठा के ले आए हैं। ये किया है अमेरिका और रशिया ने, बट वो 1960 और 70s में किया था। और इसके लिए एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और चैंगेज़ 5 इस मिशन का नाम रहेगा। तो ये फैक्ट्स के हिसाब से आपको ध्यान रहे।
नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। तालिबान जो है ये इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में, इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन्स किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? बॉम्ब बरसाने के लिए। और हॉबी ड्रोन इनको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं। और ये जो मॉड्यूल था, ये एक मॉडस ऑपरेंडी था आईएसआईएस का, ये इन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया था। आईएसआईएस ने सीरिया सेक्टर में टॉय प्लेन्स एंड हॉबी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था बॉम्ब गिराने के लिए। अभी हाल ही में क्लेम किया गया कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इसका इस्तेमाल करके एक जगह पे बॉम्बिंग की थी। सो नाउ क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि अभी नगरोटा का जो इंसिडेंट हुआ है उसके आसपास ही ड्रोन्स देखे गए थे कश्मीर में भी। तो ड्रोन्स आपका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विलांस के लिए भी, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, लेकिन आप ये ड्रोन्स इस्तेमाल किया जा सकता है बॉम्बिंग के लिए भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया को ये चैलेंज फेस करना पड़े। तो इस हिसाब से आप हमारे जो पेपर 3 अगर यूपीएससी के हिसाब से देखिए, इन जनरल भी अगर आप इसको देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए कई जगहों पे आप जाते हैं तो वहाँ पे ड्रोन्स अलाउड नहीं होते हैं। कई जगह आप नए नए बोर्ड्स आप देखेंगे, कहीं घूमने जाते हैं या कोई सेंसिटिव एरियाज़ है, खासकर आर्मी कैंटोनमेंट्स, आर्मी एरियाज़ के आसपास ड्रोन्स बैन कर किए गए हैं। उसका यही कारण है कि सिर्फ फोटोग्राफी तक पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल था, अब वो ड्रोन आपका बॉम्ब गिराने के लिए, बॉम्बिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप जब तक एक ड्रोन देखें अपने घर के ऊपर, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बॉम्ब कैरी कर रहा हो और वो ड्रॉप कर दे। इसीलिए इस पे जानना और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका एक और ये भी पर्सपेक्टिव है, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कहीं पे अगर आपको लिखना हो ऐसे वगैरह टेक्नोलॉजिकल प्लस एंड माइनस का, तो दिस इज़ फॉर श्योर अ माइनस पॉइंट। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन, उन्होंने कहा है कि एक सिंगल विंडो दिया जाने वाला है एफडीआई क्लियरेंस के लिए। तो कोरोना की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, तो हमारे एफएम ने कहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जितनी भी अगर आप कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस क्लियरेंस उसको मिल जाएगा, और वहाँ पे रेगुलेटर, पॉलिसी मेकर और फैसिलिटेटर वो सारे रहेंगे। सो ये भी एक अच्छा स्टेप है। बाकी जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसी में एक ये भी अच्छा स्टेप्स है सिंगल विंडो अप्रूवल का। सो यू कैन पुट इट इनटू योर नोट्स, अपने नोट्स में आप डाल सकते हैं कि क्या क्या मेजर्स इकोनॉमिक सेक्टर में लिए गए आफ्टर कोरोना। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आरबीआई के एक पैनल ने ये कहा था कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, वो बैंक्स में अपना जो स्टेक है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस पे जो है काउंटर आया है। काउंटर ये आया है, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। फॉर एग्जांपल बड़े ग्रुप्स हैं, वो बैंक को एक तरीके से ओन करने लग जाए, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट्स है उनका लोन रहता है खुद ही वो लोन लेते हैं ना। वो अगर वो बैंक को ओन करेंगे तो एक तरीके से जो जिसने उधार लिया हुआ है वही बैंक को चला रहा है, तो दिस विल नॉट बी अ गुड स्टेप। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस प्रपोजल को नहीं बढ़ाना चाहिए आगे, कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, ग्रुप्स हैं, वो बैंक्स को ओन करे या उसमें उसका ओनरशिप बढ़े। सो दैट विल नॉट बी रिकमेंडेड। सो दैट्स वन थिंग। नाउ ये है नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। उन्होंने जो रिफॉर्म्स लेने की आवश्यकता है वो उसके बारे में बात किया है, और उन्होंने गिनाया है कि क्या क्या रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हाल ही में एग्रीकल्चर, लेबर, माइनिंग फील्ड में जो लिए गए हैं उन स्टेप्स को गिनाया है, और इनमें जो एग्रीकल्चर और लेबर में जो लिए गए हैं स्टेप्स, उसके बारे में मैंने वीडियोस भी बना के इस चैनल पर डाला हुआ है। एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में क्या क्या नए बिल्स आए हैं, लेबर बिल क्या नया आया था उसके बारे में मैंने डाला हुआ है, तो यू कैन वॉच दैट। और आप मुझे ये बताइए कि नीति आयोग है वो क्या है, व्हाट इज़ नीति आयोग, नीति आयोग है क्या, और वो क्या उसका मैंडेट है, क्या उसको काम करना होता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए कि नीति आयोग क्या है, क्या क्या विषयों पे वो काम करता है, कौन कौन से उनका एरिया ऑफ वर्किंग है वो क्या है, और कब इसका गठन हुआ था। तो आप इसको लिखिएगा कमेंट्स में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये है कि इंडिया स्मार्टफोन वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, $1.5 बिलियन वर्थ का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करेगा, और ये मेक इन इंडिया का एक तरीके से सक्सेस है
कि मेक इन इंडिया के तहत भारत जो है स्मार्टफोन सब बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी चाइना को टैकल करने के लिए हमें लगातार इस तरीके से काम करने की आवश्यकता है. सो दैट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स. स्पोर्ट्स में नथिंग स्पेशल इज़ देयर. और जो मेंस का रहेगा, मेंस का क्वेश्चंस अगेन अब नया अपडेट आया कोरोना का, सो आई विल कीप द सेम क्वेश्चन कि उसको आप लिखिए रिगार्डिंग द कोविड से रिलेटेड. आप उस आंसर को तैयार करिए और आप उसको लिखिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं एंड व्हाट आर द चैलेंजेस विच कंट्री लाइक इंडिया इज़ गोइंग टू फेस इन टर्म्स ऑफ कोरोना की वैक्सीन्स को पहुंचाने में, बनाने में और लोगों तक एडमिनिस्ट्रेट करने तक. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस. और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. गुड बाय, थैंक यू.